सो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सब कुशल मंगल। तो केमिकल काइनेटिक्स हमने कंप्लीट कर लिया था और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। तो डीपीपी कल मैंने आपको थोड़ा सा कराया था, अब थोड़ा सा रह गया था, आज उसको पूरा कर देते हैं। तो डीपीपी 5 एंड 6 ये दोनों डीपीपी आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो पूरी तरह से केमिकल काइनेटिक्स ड्रिल हो जाएगा। रिव्यू क्वेश्चन जो है उसको आप करते रहें, बाद में कभी उसको भी मैं डिस्कस कर दूंगा। अभी डीपीपी 6 आज करके इसको क्लोज करेंगे। और जैसा मैंने आपको कहा था कि अब कल से थोड़ा सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस फॉर्मेट में थोड़ा सा इजी भी जाएगा, क्योंकि वो थ्योरेटिकल होता है, बहुत ज़्यादा उसमें न्यूमेरिकल नहीं होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ एक्शन की ज़रूरत नहीं होती है उसमें, वो फ्लैट होता है। तो इस मोड में इनऑर्गेनिक तो आपका ग्रुप 14 रहता था, ग्रुप 13 बोरन की केमिस्ट्री तक करा दिया था आपको, ग्रुप 14 रहता था उधर, और इधर ग्रुप 15 से आगे है। तो कुछ पार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अभी करते हैं, आगे देखते हैं। तो आज मैं डीपीपी आपका कंप्लीट करवा देता हूं। पहले हमने केमिकल काइनेटिक्स में इट इज 8th of May। डीपीपी 5, डीपीपी नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कल कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 से आज आगे चलेंगे। 2 क्वेश्चन मैंने इसका करा दिया था कल। सो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका क्या कहता है? The effectiveness of a catalyst depends upon its ability। किसी कैटलिस्ट की इफेक्टिवनेस किस बात पर डिपेंड करेगा? कि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम करने की एबिलिटी कितनी है। कैटलिस्ट करता क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। तो जितना ज्यादा डिक्रीज करेगा उतना स्पीड अप करेगा रिएक्शन को, और उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा, है ना। So effectiveness of a catalyst depends upon its ability to decrease एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। व्हाट हैपेंस व्हेन ए कैटलिस्ट इज एडेड? कैटलिस्ट केवल रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है, या प्रोडक्ट को, या दोनों को? दोनों को। Catalyst lowers the activation energy for both forward and backward direction by same amount, है ना। अगर ये कोई अनकैटलाइज्ड पाथ है तो कैटलाइज्ड पाथ ये हो जाएगा, है ना। ये अनकैटलाइज्ड है और ये कैटलाइज्ड है। तो जितना डिक्रीज हुआ रिएक्टेंट के लिए एक्टिवेशन एनर्जी, उतना ही प्रोडक्ट के लिए भी, है ना। तो कैटलिस्ट दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन को कैटलाइज करता है। कैटलिस्ट
catalyzes both reactant and product. Number 5, what is true regarding action of a catalyst in a chemical reaction? कैटलिस्ट की एक्शन के बारे में क्या ट्रू है? और यहां पे बात हो रही है टेम्परेचर की। तो याद करो क्या होता है, ln KC अपॉन KUC इज इक्वल टू EUC माइनस EC अपॉन RT। इसमें टर्म्स वगैरह याद है आपको, C फॉर कैटेलाइज, UC फॉर अनकैटेलाइज। and Kc upon KUC is what? Rate catalyzed upon rate uncatalyzed। तो टेम्परेचर की वैल्यू जितनी कम होगी, टेम्परेचर की वैल्यू जितनी स्मॉल होगी, ये वाला फैक्टर उतना ज्यादा होगा, और ये फैक्टर जितना ज्यादा होगा Kc अपॉन KUC, RC अपॉन RUC की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, है या नहीं? तो हम कह सकते हैं कि स्मॉलर द टेम्परेचर ग्रेटर विल बी द रेशियो दिस Kc अपॉन KUC, ग्रेटर विल बी द इफेक्टिवनेस ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट लो टेम्परेचर पे ज्यादा इफेक्टिव होगा, हाई टेम्परेचर पे कम इफेक्टिव होगा। सही बात है या नहीं? सो smaller the temperature, greater the RC upon RUC, more effective the catalyst in increasing rate of reaction। है ना? समझ गए बात को? नंबर 6, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अनकैटेलाइज्ड पाथ एंड इफेक्टिवनेस ऑफ कैटलिस्ट का क्या रिलेशन है? ln of Kc upon KUC is EUC minus EC upon RT। जितना ज्यादा होगा एक्टिवेशन एनर्जी अनकैटेलाइज्ड पाथ का, उतना ही बड़ा ये फैक्टर आएगा और उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा कैटलिस्ट इन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ग्रेटर द EUC, greater the EUC minus EC upon RT, therefore greater the ratio Kc upon KUC। तो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, कैटलिस्ट सबसे ज्यादा असरदार होगा उसमें, और इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि डी में एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है फॉरवर्ड रिएक्शन का। नंबर 7, कह रहा है रेट ऑफ कैटेलाइज रिएक्शन क्या होगा इन टर्म ऑफ रेट ऑफ अनकैटेलाइज रिएक्शन। वही चीज बार बार रिपीट हो रहा है। तो आपको मालूम है कि ln Kc अपॉन KUC इज व्हाट? EUC माइनस EC अपॉन RT। क्या यहां से लिख सकते हैं Kc अपॉन KUC इज इक्वल टू E का पावर
EUC minus EC upon RT, and Kc upon KUC is also rate of catalyzed upon rate of uncatalyzed reaction. यहाँ से रेट ऑफ कैटेलाइज रिएक्शन क्या आ जाएगा, रेट ऑफ अनकैटेलाइज रिएक्शन इनटू ई का पावर, जो ऊपर हमने लिखा है EUC माइनस EC अपॉन RT। सही है ना। क्वेश्चन नंबर 8, correct, if a catalyst increases the rate of reaction by a factor of 100 at 300 Kelvin, the same catalyst will increase the rate of reaction at 350 Kelvin by a factor। अब देखो करा कि at 300 Kelvin rate is increased by 100 times, then at 350 Kelvin rate will increase by how many times? It will be less than 100। अभी हमने बात किया था कि हायर टेम्परेचर पे कैटलिस्ट की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। टेम्परेचर राइट साइड में डिनोमिनेटर में होता है, तो हायर टेम्परेचर पे कैटलिस्ट की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, तो 100 गुना से कम होगा फैक्टर, जिससे कि रेट इंक्रीज होगा। एट हायर टेम्परेचर रेट विल इंक्रीज बाय स्मॉलर फैक्टर। अच्छा, मान लो इसको हमें सॉल्व ही करना हो न्यूमेरिकली, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखो क्या लिखेंगे, एट 300 केल्विन ln Kc अपॉन KUC, Kc अपॉन KUC 100 है, इज ln 100 इज इक्वल टू EUC माइनस EC अपॉन 300 RT, and at 400 Kelvin ln Kc upon KUC will be what, EUC minus EC upon 350R। अब यहाँ से EUC अपॉन EUC माइनस EC अपॉन R का वैल्यू इसमें से सब्सटीट्यूट कर दो ऊपर वाले में से, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 350 इंटू ln 300 ln R, सॉरी 300 ln 100। यहां से ऊपर वाले इक्वेशन से EUC माइनस EC अपॉन R का वैल्यू रख रहे हैं, तो ये 300 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 300 ln 100 हो जाएगा। ये 0 से 0 गया, 5 6 जा, 5 7 जा, ये क्या आ गया, ln Kc upon KUC is what, 6 upon 6, 5 6 या 5 7, 6 upon 7 into ln 100। अब ln दोनों साइड से रिमूव कर दो, तो log Kc upon KUC will be 6 upon 7 into 2, so 12 by 7, so it is 7 1 जा 7, 5 12, 5 0 50, 7 7 जा 49, log 5 होता है 0.7, तो Kc अपॉन KUC ये आ जाएगा 50, इसका एंटी लॉग लोगे 1.7 का तो 50 आ जाएगा, 1 का एंटी लॉग 10 हो जाएगा, 0.7 का 5, तो 10 इंटू 5 50 हो जाएगा। यानी कि 300 केल्विन पे रेट 100 टाइम्स इंक्रीज कर रहा था वो कैटलिस्ट, उसी को 350 पे डालोगे तो रेट 50 गुना ही इंक्रीज होगा। समझिए ना।
नेक्स्ट नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9. The energy of activation for a reaction is 100 kilojoule per mole. Energy of activation for a reaction is 100 kilojoule per mole. Presence of a catalyst lowers the activation energy by 75%. EUC दे रखा है 100 किलोजूल. EC 75% डिक्रीज हो गया, यानी 25% ही रह गया, 25 किलोजूल. तो K का रेशियो मालूम करना है. ln KC अपॉन KUC इज व्हाट? EUC माइनस EC अपॉन RT. EUC 100 माइनस 25 किलो जूल है, तो इंटू 1000 होगा जूल के लिए, अपॉन R 8.3 इंटू टेम्परेचर 298 दिया है, मैं इसको 300 ले रहा हूँ सिंपल. तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गया. 100 माइनस 25 इज 75, 75 डिनोमिनेटर 3, तो ये 25 रह जाएगा. तो 250 बाई 8.3. तो बेस 10 जब करेंगे दोनों साइड, तो log ऑफ KC अपॉन KUC विल बी 250 अपॉन 8.3 इंटू 2.3. इसकी जब वर्किंग करोगे तो 8.3 इंटू 2.3 इट इज 19. 250 डिवाइडेड बाय दिस 13, ये अराउंड 13 आ रहा है. तो log K 13 है, तो KC अपॉन KUC 10 का पावर 13 आ जाएगा. ये एग्जैक्टली 13 नहीं है, मैंने राउंड ऑफ करके ले लिया है. 10 का पावर 13 टाइम्स रेट इंक्रीज हो जाएगा कैटलिस्ट डालने पे. नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 एक न्यूमेरिकल है, देखते हैं जरा. क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ कैटालाइज एंड अनकैटालाइज रेट कांस्टेंट एट 20 डिग्री सेल्सियस. एट 20 डिग्री सेल्सियस KC अपॉन KUC इज व्हाट? ये है क्वेश्चन. If the energy of activation EC is 20 kilojoule and EUC is 75 kilojoule, तो बताओ क्या करें? log of KC अपॉन KUC मैंने पहले ही log ले लिया इधर, इज इक्वल टू EUC माइनस EC अपॉन 2.3 RT. EUC 75 माइनस 20 ये किलो जूल है, तो इंटू 1000 करो, डिवाइडेड बाय 2.3 इंटू 8.3 इंटू 293. इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 75 माइनस 20 55,000 divided by 293 divided by 8.3 divided by 2.3, it is 9.83. ये 9.83 आ रहा है. तो log 7 होता है 0.85, 7 से थोड़ा कम हो जाएगा. ये KC अपॉन KUC अप्रॉक्सीमेटली 7 इंटू 10 का पावर 9 आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10 हो गया. क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है. The activation energy of a certain uncatalyzed reaction at 300 Kelvin is 76 kilojoule. यानी कि EUC is 76 kilojoule.
EC lower by 19. EC is 76 minus 19, 57 kilojoule. By what factor the rate of catalyzed reaction is increased? फिर से फैक्टर ही निकालना है, तो लिखो log of Kc upon Kuc is what? EUC minus EC upon RTC into 2.3 भी हो जाएगा. क्या हो जाएगा? EUC 76 minus 57 into 1000 divided by 2.3 into 8.3 into टेम्परेचर है 300. 2 जीरो से 2 जीरो गया, ऊपर 19 और नीचे भी 19 कैंसिल हो जाएगा, ये 10/3 ही रह जाएगा क्योंकि डिफरेंस 19 है और ये प्रोडक्ट भी 19 होता है. 10.3 सो 3.33. सो Kc अपॉन Kuc क्या हो जाएगा? सो Kc upon Kuc will be approximately 2 into 10 का पावर 3 हो जाएगा, 2000 के करीब आ जाएगा. समझ गया? तो ये था DPP नंबर 5. इतनी मेहनत हो रही है, आपको पता है, इतने शिद्दत से तो DPP हम कभी नहीं सॉल्व करते थे. आज कर रहे हैं इसलिए कि आप सामने नहीं हैं, तो आप इसे उसी स्पिरिट में लें, इसको ध्यान से देखें, समझें और मैच करें अपने सॉल्यूशन से और सीखें. अब आ जाओ DPP नंबर 6. वो स्पेशल टाइप के रिएक्शन पे है, पैरेलल रिएक्शन, कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन. तो DPP नंबर 6 ये लास्ट DPP है काइनेटिक्स का. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हो जाए. रेशियो ऑफ BT अपॉन AT. एक कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन है A to B C K1 K2. याद करो B का कंसंट्रेशन क्या हुआ करता है, ये होता है A0 इंटू K1 अपॉन K2 माइनस K1 इंटू E का पावर माइनस K1T माइनस E का पावर माइनस K2T. याद है कुछ? और A का कंसंट्रेशन किसी टाइम T पे क्या होता है? A0 इंटू E का पावर माइनस K1T. रेशियो लेना है B to A, तो B to A क्या हो जाएगा? B to A जब करेंगे तो A0 कैंसिल हो जाएगा, सो K1 अपॉन K2 माइनस K1 E का पावर माइनस K1T. E का पावर माइनस K1T माइनस E का पावर माइनस K2T डिवाइडेड बाय रह जाएगा E का पावर माइनस K1T. तो ये सेकंड ऑप्शन बन गया, है ना. क्वेश्चन नंबर 2 करा. कंसीडर द रिएक्शन A. एक रिएक्शन है A giving P and Q. The rate constant K1 10 का पावर माइनस 2, K2 4 into 10 का पावर माइनस 2, K2 is 4 into 10 का पावर माइनस 2. एक्टिवेशन एनर्जी E1 80 E2 100.
ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी मालूम करना है। याद करो पैरेलल रिएक्शन में क्या मैंने डिराइव करके दिया था, E इज इक्वल टू E1 K1 प्लस E2 K2 अपॉन K1 प्लस K2 था ना, जहाँ पे E1 E2 इंडिविजुअल एक्टिवेशन एनर्जी है। बस फॉर्मूला याद रखना है। तो क्या आ जाएगा, 80 इंटू 10 का पावर -2 प्लस 100 इंटू 4 इंटू 10 का पावर -2 डिवाइडेड बाय 10 का पावर -2 प्लस 4 इंटू 10 का पावर -2 10 का पावर तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो रह जाएगा 80 प्लस 400, न्यूमरेटर में 80 प्लस 400 डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा 5, तो 480 अपॉन 5 96 किलो जूल पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कह रहा है फॉर द कॉन्जिक्यूटिव यूनिमोलिकुलर टाइप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A giving R giving S, rate constant K1 and K2, at the time at which maximum concentration, तो BR मैक्सिमम के लिए DR अपॉन DT को 0 करना होता है। ये सब डेरिवेशन हमने कर रखा है, dV बाई dt को मैक्सिमाइज किया है। तो यहां से बताओ T मैक्स क्या आया था, याद है, 1 अपॉन K2 माइनस K1 ln ऑफ K2 बाय K1। बी आंसर हो जाएगा। पीछे का लेक्चर जाके देख लेंगे, अगर कोई दिक्कत होगा जैसे डेरिवेशन मैंने करवा रखा है, अभी भी कर सकते हैं। आर का वैल्यू दिया हुआ है, आर का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो उसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, 0 से इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा। नंबर 4, एक पैरेलल रिएक्शन है, ए फॉर्मिंग B एंड C, रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 है। K1 का वैल्यू दिया गया है 1.26 इंटू 10 का पावर -4 सेकेंड इनवर्स, K2 3.8 इंटू 10 का पावर -5 सेकेंड इनवर्स। द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ B एंड C, जरा याद करो क्या रिलेशन था पैरेलल रिएक्शन में। पैरेलल रिएक्शन में क्या रिलेशन था कि K1 बाई K2 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ C। K1 का वैल्यू 1.26 इंटू 10 का पावर -4, K2 को लिखो 0.38 इंटू 10 का पावर -4, -4 गया, ये आ जाता है 1.26 डिवाइडेड बाय 0.38, 3.3, यानी कि B जो होगा वो 3.3 टाइम्स C होगा। ये बताओ कि पूछा क्या है, B एंड C, तो कंसंट्रेशन ऑफ B क्या हो जाएगा, परसेंटेज में बात करें तो 100 इंटू B 3.3 अपॉन 3.3 प्लस 1, ये 3.3 अपॉन 1 है ना, तो टोटल हो जाएगा B प्लस C, B को B प्लस C से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाता है 3.3 डिवाइडेड बाय 4.3, यार 76.7, तो ये
76.7% हो गया। तो C 100 माइनस दिस 76, 77, 23.3% हो जाएगा। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, एक कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन है A to B to C, A गिविंग B गिविंग C, K1 K2 is characterized by, ऑब्वियस सी बात है, B इंक्रीज होता है, मैक्सिमा पे जाता है और डिक्रीज होता है ना। सो B के लिए एक मैक्सिमा होगा, फर्स्ट इट इंक्रीजेज एंड देन इट डिक्रीजेज टू 0। नंबर C, नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में करेक्ट ऑप्शन है नहीं, बी के बारे में पूछ रहा है। अभी अभी हमने देखा इट फर्स्ट इंक्रीजेज reaches to a maxima and then decreases to 0 at infinity। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, A गिविंग R गिविंग S, K1 K2 पूछ रहा है कि किसी टाइम t पे A क्या होगा। तो किसी टाइम t पे क्या होगा, A नॉट इंटू E का पावर माइनस K1t, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 8, A गिविंग B गिविंग C, K1 K2, B मैक्स पता करना है। इसके लिए बड़ी लंबी कहानी है, मैंने पीछे लेक्चर में बता रखा है। ये क्या होता है, A नॉट इंटू K2 बाई K1, K2 अपॉन K1 माइनस K2। ये याद रखने की चीज है। क्वेश्चन नंबर 9 न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 9 एक अच्छा सा न्यूमेरिकल है। एक रिएक्शन है A गिविंग B एंड C, K1 K2, एक रिलेशन दे रखा है K1 बाई K2 1/9, यानी कि यहां से K2 इज इक्वल टू 9K1 हो गया। साथ में K1 की वैल्यू दी गई है, K1 इज 1.3 इंटू 10 का पावर -5 सेकेंड इनवर्स। इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है। जरा कैलकुलेट द कंसंट्रेशन रेशियो C to A, C to A at T is equal to 1 आवर हमें मालूम करना है। तरीका क्या होगा, सबसे पहले तो K1 बाई K2 इज B बाई C। पैरेलल रिएक्शन में कंसंट्रेशन का रेशियो पैरेलल रिएक्शन में कंसंट्रेशन का रेशियो B बाई C क्या होगा, K1 बाई K2 विच इज 1/9। दूसरी बात,
overall rate constant for the decay of a k is equal to होता है k1 plus k2। k1 known है, k1 की वैल्यू 1.3 into 10 का पावर -5 है, so it is 1.5 into 10 का पावर -5 प्लस k2। देखो k2 क्या है, 9k1, ये है 1.3 into 10 का पावर -5, तो प्लस 9k1, 9 into 1.3 into 10 का पावर -5, ये कितना आ जाएगा, 9 into 1.3, 9 into 1.3, 11.7, से 11.7 ये आ रहा है 11.7, तो 11.7 प्लस 1.3 12, 13 इंटू 10 का पावर -5 सेकेंड इनवर्स, ये आ गया ओवरऑल रेट कांस्टेंट। यहां से हम मालूम कर सकते हैं कि 1 आवर के बाद ए बचा कितना। अब अगर हम लिखें k इंटू टी इज इक्वल टू ln ऑफ 100 अपॉन ए, तो परसेंटेज के टर्म में आ जाएगा कि ए बचा कितना है 1 घंटे के बाद। अब यहां पे वैल्यू रखते हैं, सो k अभी सॉल्व किया था 13 इंटू 10 का पावर -5 इंटू टाइम 1 आवर मीन्स 3600 सेकेंड, सेम यूनिट में होना चाहिए, ये देखो सेकेंड इनवर्स में था तो टाइम भी सेकेंड लिया, डिवाइडेड बाय 2.3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 100 बाय ए इज इक्वल टू, जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 3600 इंटू 13 का पावर 5 माइनस डिवाइडेड बाय 2.3, ये 0.2 आ रहा है, 0.2 1.6 का लॉग होता है, तो जब इसका एंटी लॉग लोगे तो 1.6 हो जाएगा, तो अंदाज लेना पड़ेगा। सो 100 अपॉन ए is 1.6, so A is what, 100 upon 1.6, it is 62.5%, यानी 62.5% A बचा ही हुआ है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि B प्लस C is 100 minus 62.5, so 32.5 हो जाएगा ना, 100 minus 62.5, 37.5, ये हो गया B प्लस C का परसेंटेज, और साथ में B और C में रिलेशन K1 बाई K2 से आ रहा है, B बाई C 1/9, सो C इज इक्वल टू 9B, C इज इक्वल टू 9B, तो लिख सकते हैं देयरफॉर B plus C is 9B, so 10B is equal to 37.5, so B is 3.75। सही सही लिखा हमने। B by C is 1/9, so 9B is equal to C, C is equal to 9B, ठीक लिखा है हमने। So 10B is equal to this, so B is equal to this, तो हमें रेशियो बताना है, B2 रेशियो बताना है, किसका किसका, C to A, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, B प्लस C आ गया ये, एंड
1/9 B upon C is 1/9, so C is equal to 9B. So 3.75 आंसर नहीं आ रहा। एक सेकंड, ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं इसमें। So C is equal to 9/10 into B. C is equal to 9/, so C by A। ठीक है, C2A हम B निकाले ना, ये हो गया कि B2A तो आ ही नहीं रहा है, C by A पूछा है ना, तो यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ C क्या हो जाएगा, 37.5 माइनस 3.75 ना, ये आ जाएगा 37.5 माइनस 3.75, 33.75 अब आ जाएगा। तो कंसंट्रेशन रेशियो C by A is what, 33.75 अपॉन 62.5, ये एग्जैक्टली 0.54 आ जाता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, कोई कंपाउंड है A, ये पैरेलल रिएक्शन के थ्रू जा रहा है B एंड C में। The observed rate constant at a certain temperature measured in term of disappearance of A। अगर इसका रेट कांस्टेंट K है, इसका K1 है, इसका K2 है, तो K की वैल्यू दी गई है 1.52 इंटू 10 का पावर माइनस 4, 1.52 इंटू 10 का पावर माइनस 4 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, एनालिसिस ऑफ द प्रोडक्ट शो दैट पैरेलल पाथ, वन लीडिंग टू B, other leading to C. B was found to constitute 11.2% of the reaction product। यानी कि अगर हम B plus C लेते हैं 100, तो B उसमें से 11.2 है, तो C कितना हो जाएगा 88.8। ये तो आ गया B2C। ये बताओ यहाँ से concentration of B upon concentration of C is equal to K1 by K2 is equal to 11.2 upon 88.8। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 0.16 आ जाता है, ये 0.126 आ जाता है। ये आ गया K1 by K2। निकालना क्या है इसमें, हमें K1 K2 ही निकालना है। ये बताओ कि ये आ गया K1 by K2 और K होता है K1 plus K2, so K1 plus K2, so it is K1 plus K2। ऐसा करो, ऊपर वाला रिलेशन यूज कर लो, तो K1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.126 K2 plus K2, so it is 1.126 K2, so K2 will be what, therefore K2 will be K upon 1.126 और K की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.52 इंटू 10 का पावर माइनस 4, 1.52 इंटू 10 का पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय
126 सेकेंड इनवर्स ये आ जाएगा 1.52 divided by 1.126, it is 1.35. 1.35 into 10 का पावर -4 सेकेंड इनवर्स, ये हो गया K2। तो K1 क्या हो जाएगा? K1 हो जाएगा 0.126 K2। So 0.126 into 1.35 into 10 का पावर -4, so it will be 1.35 into 0.126, it is 0.17 into 10 का पावर -4 और 1.7 into 10 का पावर -5 सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट नंबर 11, एक रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स वगैरह छोड़ो, इसको ए और बी, ए बी सी से लिखो। ए गिविंग बी गिविंग सी, K1 K2, K1 की वैल्यू 1.78 इंटू 10 का पावर -3, K2 की वैल्यू 5.8 इंटू 10 का पावर -5। ठीक, इनिशियल कंसंट्रेशन, ए का इनिशियल कंसंट्रेशन T इज इक्वल टू 0 पे 0.0174 मोलर दिया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ B इज मैक्सिमम। T मैक्सिमम क्या होता है, याद करो। T मैक्सिमम होता है 1/K2 minus K1 ln of K2 by K1। इनिशियल कंसंट्रेशन का तो इसमें कोई काम ही नहीं है, तो ये हो जाएगा 1/K2 5.8 इंटू 10 का पावर -5 माइनस 1.78 इंटू 10 का पावर -3 इंटू ln ऑफ K2 by K1। 5.8 इंटू 10 का पावर -5 अपॉन 1.78 10 का पावर -3। सिंप्लीफाई करते हैं, 5.8 का पावर 5 माइनस डिवाइडेड बाय 1.78 का पावर 3 माइनस इस 0.032। इसका जब लॉग ले लोगे, लॉग नेचुरल, तो ये -3.42 हो जाता है। तो -3.42 डिवाइडेड बाय, नीचे भी माइनस आएगा, नीचे आ जाएगा 5.8 का पावर 5 माइनस 1.78 का पावर 3 माइनस -0.00172 -0.00172 तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 1988, यानी कि इस टाइम के बाद, इस सेकंड के बाद बी मैक्सिमम हो जाएगा। 1990 आंसर दिया है, ठीक है। इस तरह से केमिकल काइनेटिक्स मेरी तरफ से अब कंप्लीट है। अब सिर्फ इसमें एक रिव्यू एक्सरसाइज रह गया। इतने क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद अगर केमिकल काइनेटिक्स नहीं सीखा तो खुद ही समझ लो क्या कहना है अपने आप को।
तो रिव्यू वाला क्वेश्चन में भी कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके मैं डिस्कस कर दूंगा। तो कल से इनऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। कल ग्रुप 14 कार्बन सिलिकॉन की केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक।